हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे थे और काफ़ी सारे पीवाईक्यूज के डिस्कस करे थे। तो आज हम फिर से पीवाईक्यू लेकर आए हैं जिसका सेकेंड लेक्चर है। तो अगेन हम टॉपिक वाइज इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखें और उन्हें अप्लाई कर सकें। तो क्वेश्चंस का सीक्वेंस ईयर वाइज नहीं होगा, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है और उन फार्मूलाज के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या साइड में अपने नोट कर लेंगे। उसी के बेस पे आपको आगे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक वर्ड जिसे आप हमेशा ही सुनते आए हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो इस पर हमें कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल आप लोग जानते हैं, आर होता है और यूनिट होती है आपकी ओम। फिर रेजिस्टेंस के बाद हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। अब यहाँ से चीज़ों को एक बार समझना है, उनके फॉर्मूलों को देखना है, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस इन क्वेश्चंस में यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है आपका रो, और हम लोग जानते हैं क्लास 10th से कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो ये बन जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R है कब, जब आप लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और एरिया आप रखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर आपने वॉल्यूम कितनी ले ली है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्यूब को हम क्या बोलते हैं, 1 ml। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी समझना चाहें तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml। 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, ये लिखिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसके 1 ml का जो रेजिस्टेंस होगा कि इसका 1 ml करंट का कितना अपोज करेगा, उसे आप क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी कहोगे। क्लियर है। तो आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी। तो यूनिट अगर हम देखें तो R हो गया हमारा ओम, और इसे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर रखा था, और इसकी यूनिट हो गई आपकी सेंटीमीटर। तो यूनिट आ गई है ओम सेंटीमीटर। तो एक बार मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर हम लास्ट में इनके फॉर्मूले लिख लेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। ये न्यूमेरिकल के साथ साथ हम करते रहेंगे फिर। तो ये हुआ आपका रेजिस्टिविटी। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी से पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बता रहा है कि सर करंट को अपोज करने वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम करंट को फेवर करने वाले की फैक्टर की बात करते हैं तो वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से दिखाते हैं या फिर C से दिखाते हैं। आप C इज इक्वल टू 1/R भी लिख सकते हैं। तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेन। एक और नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इसे बोलते हैं सीमेंस, और नोटेशन होता है इसका कैपिटल S। तो कैपिटल S से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो SIEMENS। फिर कंडक्टेंस के बाद हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी। जैसे हमने रेजिस्टिविटी डिफाइन करी थी वैसे ही हम डिफाइन करते हैं बच्चों कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को दिखाया जाता है K से। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी समझते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम सेंटीमीटर इनवर्स को क्या बताया मैंने अभी आपको, सीमेन। तो ये हो गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका एग्जाम से पहले के लिए छोटा सा रिवीजन है, बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें बस जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करिए ज़रा।
तो 1/रो, रो का फॉर्मूला आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसे आप लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 1/r और L/A। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जिससे आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट मिल जाते हैं। 1/r को आप लिख सकते हैं कंडक्टेंस, राइट, कंडक्टेंस लिख सकते हैं आप इसे, और L/A को बोलते हैं बच्चों सेल कांस्टेंट। एक नया और वर्ड इंट्रोड्यूस कराया है मैंने, सेल कांस्टेंट, L/A। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस ही है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही है अगर सेल कांस्टेंट कितना हो, 1 हो। सेल कांस्टेंट 1 कैसे हो सकता है सर, लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यू कैन से दैट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। इज दैट क्लियर कि 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, इसे ध्यान रखेंगे, एस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने करी। अब लास्ट हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। लास्ट हम आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। अब मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, फिर हम वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये कुछ ऐसा नोट करने जैसा तो नहीं है, अभी फॉर्मूले हम ढंग से एक बार लिख लेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, तो आपने फिर एज इट इज़ उनको बना लेना है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बस एक बार सुन लो, थोड़े से पेशेंस के साथ एक बार कंसेप्ट को समझ लो, जिससे ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए एग्ज़ाम में और तुम सिर्फ रटने के हिसाब से चले गए और अपनी नेगेटिव मार्किंग कराओ, तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो अब हमारे पास है, और कहीं पे आपको स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिखने के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें भी। तो मोलर कंडक्टिविटी, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक मोल के लिए डिफाइन हम करते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, एक मोल के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, देखो तुमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके 1 ml का कंडक्टेंस तुमने बता दिया, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो तो इस 1 ml के अंदर आयंस भी अलग अलग होंगे। आपने अगर ज़्यादा नमक डाल रखा पानी में तो आप कहोगे सर इस 1 ml के अंदर आयंस ज़्यादा आएंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। किसी ने पानी इतना ही लिया है लेकिन नमक कम डाला है तो उसके 1 ml में आयंस कम होंगे, तो अलग अलग कंडक्टिविटी आएगी। तो इसलिए हमने क्या करा कि हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, यानी कि एक मोल के लिए बात करेंगे दोनों लोग, ठीक है, कि एक मोल कितने वॉल्यूम में आप बात करते हैं। तो अगर हम कहें कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी 1 ml की कितनी है तो आप बोलेंगे के, 2 ml की कितनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ऐसे ही आप बताते रहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि V वॉल्यूम की कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला हमारा एक बनता है यहाँ से, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी। अब मैं इसकी कॉन्सेप्ट तो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ कि क्या आपको याद रखना है, नहीं तो फिर ये लेंदी हो जाएगा लेक्चर और फिर ये टॉपिक पढ़ाने जैसा हो जाएगा, टॉपिक फिर किसी दिन पढ़ा देंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, K इंटू 1000/m, जहाँ पे आपकी मोलैरिटी है, m क्या है, मोलैरिटी है मोल्स पर लीटर में, K आपकी कंडक्टिविटी है जिसकी यूनिट क्या है, S सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, ये आएगा तुम्हारा S सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं, K इंटू K/C। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा वो मोल्स पर मीटर क्यूब में डिफाइंड होती है, इसी को चेंज करने के बाद 1000 ऊपर आता है। तो आपने क्या करना है, एग्ज़ाम में अगर आपको मीटर में दिया है, आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो आप हमेशा यूनिट यही रखो, आप मीटर क्यूब को किस में चेंज करो, लीटर में चेंज करो। इसके लिए मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ, देखिए 10 dm इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। अब इसका क्यूब कर दो तो 1000 हो गया, तो 1000 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। और dm क्यूब आप लोग जानते होंगे, dm क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका
लीटर, तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। बस एक बार इसको आप समझ लेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात है समझ में? तो क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। तो चलिए फिर अब क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करते हैं। बाकी कोलराउश लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं जिसके जो रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ही क्लियर करते हुए चलूँगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम में आपने इतना स्लो नहीं करना है, वहाँ पे तो डायरेक्ट कहेंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। डीएम क्यूब, तो आप ऐसा ना सोचें कि न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लगता है। तो डीएम क्यूब का मतलब अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है, लीटर होता है। तो मोल्स पर लीटर में दिया है तो अच्छी बात है सर। ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ, तो कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, कप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है, कप्पा। तो ये दिया है आपको 5.76 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट दी है आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो रिपीट करो ज़रा, K इंटू, यस, 1000/m, वेरी गुड। तो K इंटू 1000/m, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू रख लेंगे 5.76 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000/, फिर वैल्यू आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5, तो बस 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, बस 5 से 5 बन जा 5, कोई ऑप्शन है ऐसा, ये देखो, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया है 11.52। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो आपने कैलकुलेशन पे पूरा आंसर नहीं निकालना है, आप 4 ऑप्शंस देखो फिर उसके बाद कैलकुलेशन करो, कि क्या पता आपको सिर्फ 1 डिजिट निकालनी पड़े, आपको बाद में सॉल्व भी ना करना पड़े। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं। अब जैसे तुम लोग ये प्रीवियस ईयर देख रहे हो डायरेक्ट, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फिर भी बेसिक नॉलेज तो है ही कि हम क्या निकालने वाले हैं, चैप्टर तो आपने पढ़ा ही है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमें किसकी, NH4OH की। तो ये मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं NH4OH। तो बेसिकली हमें जिसकी भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो उसमें हमें करना ही होता है कि जो भी आपको इक्वेशंस दी हैं उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके फिलहाल क्या आना चाहिए आपके पास, ये। तो ऑप्शन डी को आप देखो ज़रा, ऑप्शन डी में आपके पास कौन कौन से आयन्स हैं, एक है NH4Cl प्लस उसमें आपने ऐड कर दिया NaOH और माइनस कर दिया NaCl। तो देखो Cl और ये Cl कैंसिल हो जाएगा, Na और Na कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपके पास, NH4OH। बस यही करना होता है। तो आपको NH4OH निकालना था, तो आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में हमारे पास NH4 और OH एडिशन में आ रहे हैं, बाकी तो खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको CH3COH निकालना, अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए मैंने सिमिलर क्वेश्चंस एक साथ रखे हैं ताकि आप कुछ सीखो तो उसके बाद आपको अप्लाई करने का मौका मिले। तो वीडियो पॉज करो और फिर इसे ट्राई करो। तो आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड जो भी करना है, लाना क्या है फाइनली, CH3COH। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं देखो, पहला है एक CH3CON है, ये हमें चाहिए, तो हमारे पास CH3COO तो आ गया 126.4, तो CH3COO आ गया। इसके साथ हमें H चाहिए, H किस में है, HCl में है। अच्छा मैंने वैल्यू थोड़ी गलत लिख दी है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू थी ना इसकी, तो इसकी वैल्यू है 91.0। तो CH3COH CH3COO आ गया है। अब हमें HCl से H चाहिए, तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, तो HCl की वैल्यू इसमें ऐड कर दो, तो 425.9। अब हमें क्या नहीं चाहिए, NaCl नहीं चाहिए, तो NaCl को माइनस कर दो,
तो NaCl की वैल्यू है 126.4, राइट। तो बस अब किसका इंतज़ार है, इन्हें ऐड करो और माइनस करके आंसर लिख दो। तो कितना आ रहा है ये 390.5। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने क्या क्या किया, आपने लिया CH3COO Na की वैल्यू, उसमें ऐड किया आपने HCl की वैल्यू और माइनस किया है NaCl की वैल्यू से। तो अब देखो Na से Na कैंसिल, Cl से Cl कैंसिल, बचा क्या CH3COOH बस। तो आपने एग्जाम में बस देख लेना है और वैल्यूज़ लिखनी है डायरेक्ट, ये खेल नहीं करना है आपने बड़ा सा। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करेंगे इसे। मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज। तो हमें एक मोलार कंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी दी है, कितनी दी है 9.54 ओम इनवर्स, मतलब S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दी है, ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पे दी है, किस कॉन्सेंट्रेशन पे दी है 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें दी है कितनी 238, ज़्यादा दी है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है। ये हमें दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 9.54 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें दिया है 238। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा आपका 0.04008। कैलकुलेशन सही करना। अब ये निकाला है अल्फा, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई इसे आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.008। ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल गई है, तो इसको हम टिक कर देते हैं 4.008। कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्लियर है बिल्कुल। अब इससे सरल क्या सवाल लोगे, देखो 2013 में आया हुआ है, दो कंडक्टिविटी दी है, डिवाइड करके लिखना है। अब और क्या चाहते हो तुम लोग, कि तुम्हें पेपर में टिक लगा के दे दें आंसर? तो बस आपको फॉर्मूला पता हो, आपके नोटेशन सही हो, आप उल्टा डिवाइड ना कर लें, तो इतनी तो उम्मीद आपसे की जाती है कि अगर आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं कि आपको इतनी चीज़ें पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वो मेनली किसकी वजह से इंक्रीज होता है, मोबिलिटी की वजह से। देखो ऐसा होता है कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हमारे पास मोलर कंडक्टेंस बढ़ने के दो रीज़न होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा रीज़न होता है मोबिलिटी यानी कि स्पीड ऑफ आयंस। अब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस तो सेम रहेंगे, यानी कि आपने जितना नमक डाल दिया होगा उतना वो घुल चुका होगा। अब उसमें आप और पानी डालो तो ऐसा थोड़ी कि नमक और डिज़ोल्व होगा। तो इसका मतलब सर जितने आयंस बनने थे वो बन चुके हैं। तो पानी मिलाने से क्या होगा कि हमारे पास पहले ये सिचुएशन थी, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव थोड़ा नज़दीक थे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन था जिस वजह से स्पीड कम थी। अब पानी आपने बढ़ा दिया, अब जब पानी बढ़ा दोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दूर हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन करने से मोबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हमने पहला आंसर लगाया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, वो किसके वजह से इंक्रीज होता है,
आयनिक मोबिलिटी की वजह से, आयंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही बात आपको कल के दिन एग्जाम में आ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप कहोगे इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसमें बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं हम? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए बस उसके आयंस लिखने होते हैं। तो किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है हमें? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें हमें कोफिशिएंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपने लिखना है Al+3 और दूसरा आयन कौन है? SO4 2 नेगेटिव। तो ऑप्शन बी, यही आपसे कहा जाता है इसका मोलर कंडक्टेंस निकलने के लिए। तो आप लिखते Al+3, कितने एल्यूमिनियम में वहाँ से मल्टीप्लाई करते, कितने SO4 हैं उससे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है आपका मोलर कंडक्टेंस। और ये क्या है? आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो ये डिफरेंस रहेगा इनमें। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी मोलार। कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है। द मोलार कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज, ठीक है, यूनिट में भी थोड़ा एक मोल इनवर्स नहीं लिखा है, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना। तो M/30 का सॉल्यूशन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है, एक तो 8 दी है और एक हमें गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी दी है? 400 हमें दी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है बच्चों, इस बार K निकालना है। तो तुम्हें याद होगा K का फॉर्मूला क्या होता है? C∝² फिर इसको नेग्लेक्ट करते हो आप, हर न्यूमेरिकल में आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप आंसर नहीं होते हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ जाए। तो ये बन गया तुम्हारा K=C∝²। तो बेसिकली हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा निकालना पड़ेगा। सर अल्फा तो हम निकाल के आ गए कई बार, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 4 2 8, तो ये आ गया 1/200। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होता है? 0.5। तो ये आया हमारा 0.5 × 10⁻²। अब यहाँ से K निकाल लोगे, C कितना दिया है? 1/32, और ये हो गया आपका 0.5 × 10⁻²। तो बस अब क्या है? अब कैलकुलेशन कर लो इसका। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर मैंने वैल्यू ठीक लिखी है? नहीं, ऊपर की वैल्यू में हुई है छोटी सी गड़बड़, चेक कर लेते हैं उसको। 4 2 8, 2 ऊपर आना चाहिए था ना। तो 2 × इट शुड बी 2 × 10⁻², सॉरी फॉर दिस। अब हम निकाल लेते हैं K यहाँ से। तो कॉन्सेंट्रेशन है 1/32, और आपके पास ये आ गया है 2 × 10⁻²। C∝² था, तो 2 × 10⁻² का क्या कर देना है आपने? स्क्वायर कर देना है। तो 1/32, तो 2 2 4 बच्चों, और 10⁻² कितना हो गया? 4 हो गया है, और ये 1/8 आ गया है। इसको डिवाइड कर लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.25 × 10⁻⁵। काफ़ी अप्रॉक्स आंसर दिए हैं, तो सही वैल्यू निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलराउच लॉ के स्टेटमेंट से ही आ गया है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स अ डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है ऑप्शन ए ही सही है। इनका कहना यह है कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसी का भी
NaCl का हो, KCl का हो, किसी का भी, वो उसके आयंस के आयनिक कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। अब वो चाहे आयंस कहीं से भी आए हो, अब ये Na चाहे किसी से भी आया हो, CH3COO Na से क्यों ना आया हो, ये Cl नेगेटिव KCl से आया हो, HCl से आया हो, कोई मतलब नहीं, हमें तो इन आयंस को ऐड करना है, तो इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही कहना है कोलराउस सर का, तो पहला लॉ हो गया ये। फिर इसके बाद है एक और क्वेश्चन हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव R। अब अगर इसमें हम बात करें, हमें निकालना भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। इसके दो आंसर मैं बताऊंगा आपको, दो तरीके बताऊंगा करने के, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक की तरह सॉल्यूशन इसका कई जगह लिखा हुआ है। तो BaCl2 का अगर तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो दो तरीके हैं बेटा। एक तो आप इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे ऐसे, बिल्कुल सिंपल, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हम जब इक्विवेलेंट लिखते हैं तो हमें आयन से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर ये सच में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही दिए हैं तो आपने क्या करना है, बस इन्हें ऐड कर देना है। इन्हें ऐड करोगे तो 6 6 12 13 और ये 8 9 10 और 1 11 1 12 203 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना देकर हमें क्या दिया हो, मोलर कंडक्टेंस दिया हो, तब ये दूसरा तरीका सही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब आप बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, फिर यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी क्या है 1। तो बेसिकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में ये रिलेशन होता है कि मोलर कंडक्टिविटी को n फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। तो Ba2 पॉजिटिव की वैलेंसी 2 थी तो मैंने 2 से डिवाइड किया है, इसकी 1 थी तो 1 से डिवाइड किया है। कल के दिन अगर कोई +3 आता है तो 3 से डिवाइड करोगे। तो अब इसे सॉल्व करो, तो 127 डिवाइडेड बाई 2 और 76, तो ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 3 6 2 5 10 प्लस 76। अब इसमें 76 से ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 5 और ये 9 और ये आ गया 13, तो 139.5। तो ये भी आपको दिखाई देगा और ये भी आपको दिखाई देगा। तो कौन से तरीके से आपको करना है वो पेपर में आप सवाल ढंग से देखेंगे, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, तो आप किसी बुक के सॉल्यूशन को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है बस। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी आपको दी है, KCl सॉल्यूशन इज दिस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा कंडक्टिविटी। तो 0.012 S सेंटीमीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, रेजिस्टेंस आपको दिया है कितना 55, was found to be 55। द सेल कांस्टेंट विल बी, सेल कांस्टेंट L/A। अभी स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था एक, बोलो भाई बताया था, K इज इक्वल टू कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो K आपके पास है 0.012 और R आपके पास आपको पता है कितना है 55 है, L/A ही सेल कांस्टेंट होता है। तो बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हो आप कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो बस। तो 0.660, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री से आपको भागना नहीं है। बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसके वजह से आपका मोरल डाउन हो जाता है और आपको वो बहुत ज़्यादा टफ लगने लग जाती है। तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है तो वहाँ पे फिल्टर करना है, छोड़ नहीं देना है, क्योंकि
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो आप वहाँ पे उनको पकड़ बनाइए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं तो इसी पे बेस्ड आपको 2021 पे भी मिलेंगे। 21 पे भी बहुत इजी सवाल आए हुए हैं, ऐसे ये BaCl2 के कॉन्सेप्ट पे ही है क्वेश्चन, और एक पे मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए आई है, जैसे CH3CONA के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। तो टाइप 2 मैंने आपको सिखा दिया, तो मैं आप लोगों को टाइप्स के हिसाब से क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। इससे पहले नस्ट का हमने एक टाइप रखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भी डील किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको देखो जाकर। अब ये मैंने सेकंड टाइप बता दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब लास्ट वीडियो इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और आएगा जिसमें हम फैराडेज लॉ का डिस्कस करेंगे, और साथ ही में हम सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ लेने लायक चीज़ें होंगी तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि सेल जो एक बड़ा टॉपिक होता है। तो फैराडेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो, और बहुत बढ़िया से पढ़ाई वगैरह अपनी स्टार्ट करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।